जगन्नाथाय ते नमः। अचिंत्याव्यक्ताय निर्गुणाय गुणात्मने समस्त जगदाधार मूर्तये ब्रह्मणे नमः। कक्षा में आप सभी का स्वागत है। जैसे पिछले कक्षा से हम एक जन्म कुंडली निर्माण के विषय में पढ़ रहे थे, उसमें लग्न स्पष्ट लग्न साधन का जो विषय बहु प्रमुख विषय चल रहा था, उसमें 12 राशियों की राशियोदयमान स्वदेशीय राशियोदयमान साधन हम लोग कर चुके थे पलभा के द्वारा। उसके बाद अयनांश के विषय था, और अयनांश किसको कहते हैं ना, नीरण सूर्य एवं सायन सूर्य दोनों का जो अंतर है उसको अयनांश कहते हैं, एवं गोल संधि के चलन को ही अयनांश कहते हैं। वर्तमान जिस 29 तारीख का 29/7/2024 का हम लोग कुंडली बनाने जा रहे हैं, उस दिन का अयनांश आप लोग दृक् पंचांग से भी देख सकते हैं। दृक् पंचांग में कितना अयनांश लिखा गया है, 24.207103 करके लिखा हुआ है। प्रत्येक दिन का अयनांश दृक् पंचांग से हम लोग दैनिक पंचांग से भी लिख सकते हैं, उसको संग्रह किया जा सकता है। आप लोग सब अपने अपने जो प्ले स्टोर में जाके दृक् पंचांग जिसके पास नहीं है वो दृक् पंचांग डाउनलोड कर ले, और उस दृक् पंचांग के द्वारा दृक् पंचांग में आप उसको ओपन करेंगे तो जहां कैलेंडर है उस कैलेंडर में जैसे यहाँ आप चलेंगे, प्रत्येक दिन का, जैसे हम लोग क्या ले रहे थे 29 तारीख का, पिछले 29 तारीख प्ले स्टोर से अपने अपने मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हैं। यदि डेस्कटॉप होगा, डेस्कटॉप में भी आप उसको दृक् पंचांग करके सर्च कर लीजिए गूगल में, उसमें मिल जाएगा आपको। और इस दृक् पंचांग क्यों लेना है, क्यों रखना है, इसमें सारा डिटेल्स भी, मतलब तिथि वार नक्षत्र योग करण सूर्योदय सूर्यास्त हर समय का जन्म कुंडली भी मेलापक विचार भी वो सब प्राप्त हो जाता है। इसलिए बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता है। इसी में हम लोगों को जन्म कुंडली भी क्रॉस चेक कर सकते हैं हम लोग, और अपना दृक् पंचांग के द्वारा जो डाटा हम लोगों को चाहिए, जन्म कुंडली लिखते वक्त जो डाटा चाहिए, जैसे जो जन्म में जन्म हुआ है उसको भी नोट करने के लिए भी यह दृक् पंचांग हमारा सहयोगी बनता है। जैसे हम लोग हाँ, मुहूर्त वगैरह भी इसमें दिया दिया रहता है। गुलिक काल, राहु काल, यमघंट काल आपके स्क्रीन में दिख रहा होगा। ये संपूर्ण दृक् पंचांग, भद्रा तिथि, जो योग और कई सारे दिनमान रात्रिमान, कई सारे जो उपयोगी बिंदु है, विजित जीत मुहूर्त, विजय मुहूर्त, गोधूली मुहूर्त, सायन्न मुहूर्त, ब्रह्म मुहूर्त, प्रातः संध्या, सभी माने लगभग जितने ज्योतिष में प्रयोजन विषय है ये सभी बिंदु इसमें वो रखा गया है। और विशेष करके यहाँ जो लाहिरी अयनांश कहा गया है, लाहिरी, ये कहीं कट गया, किसी के ऊपर क्लिक हो जाता है तो ये दूसरा कुछ आने लगता है। चलिए बैक चले, क्या हो गया है। इसमें हिंदू कैलेंडर, और जैसे आज 1 तारीख है, हम लोग पीछे जाएंगे तो हमारा पीछे 29 तारीख का जन्म है ना, 29 तारीख का जन्म होगा तो 29 तारीख का सब डाटा हम लोगों को चाहिए। 29 तारीख को सूर्योदय कितने बजे हुआ है, यहाँ सूर्योदय लिखा गया है, सूर्योदय
5:21। हम लोग 5:21 में सूर्योदय को लिखे थे। उस सूर्योदय का हम लोग क्या इष्टकाल निकाले थे ना, याद होगा आप लोगों को। और यहाँ नक्षत्र का मान बाद में लेंगे भयात भवोग साधन करने के लिए। इसमें वर्तमान अभी क्या लेना है ना, जहां लाहिरी अयनांश लिखा है, दिख रही है सबको लाहिरी अयनांश। लाहिरी अयनांश 24.207103। इसको आप साइंटिफिक कैलकुलेटर में टाइप करके डीएमएस को क्लिक कर देंगे तो वो आपको पूरा अंश कला विकला से मान दे देगा, क्योंकि ये 24 अंश है। 24 पॉइंट मतलब 24 अंश कुछ कला कुछ विकला में प्राप्त होगा। पॉइंट वाले आंसर भी आगे जाके कलात्मक विकलात्मक मान में हम लोगों को प्राप्त हो जाता है। हाइपर साइंटिफिक कैलकुलेटर आप यदि आपके मोबाइल में इंस्टॉल कर चुके हैं, क्योंकि दो चीज हमेशा जन्म कुंडली लिखने के लिए एवं जन्म कुंडली निर्माण करने के लिए हमारे मोबाइल में होना जरूरी होता है। एक दृक् पंचांग और दूसरा क्या है ना, साइंटिफिक हाइपर साइंटिफिक कैलकुलेटर, जिससे हम लोग गणित करें तो सरल विधि से तुरंत गणित फटाफट कर सकें। ये जो पुराने कक्षा से हमारे पास जुड़े हुए हैं, जो लोग जन्म कुंडली निर्माण वाला कक्षा पढ़ चुके हैं, उन लोगों को पहले से पता है, लगभग सब लोग इंस्टॉल भी कर चुके हैं। लेकिन जो नए हैं वो लोग क्या करें, उसको इंस्टॉल कर दें। ये क्या आ रहा है, बार बार परेशानी कर रही है हमेशा। चलिए कुछ ना कुछ आप उसको कैसे एप्लीकेशन में जाए, स्किप करें। चलिए ठीक है। तो ये 24.207103 को कैसे करना है, आप थोड़ा फिर से वही प्ले स्टोर में चले और प्ले स्टोर में जाके यहाँ जैसे दृक् पंचांग लिखे हैं वैसे हाइपर साइंटिफिक कैलकुलेटर लिख दें तो आपके पास हाइपर साइंटिफिक कैलकुलेटर आ जाएगा। जो कैलकुलेटर आपके मोबाइल में हाइपर साइंटिफिक कैलकुलेटर वाला इंस्टॉल होगा उसी को आप ओपन कर लीजिए। ओपन करके क्या करें ना, वो 24.20 हाँ, ये क्या आज क्या परेशानी कर रही है। चलिए 24.20173 हाँ 7103 है ना। ओहो 7103, तो यहाँ से 2017 हो गया 0। ये क्या कर रहा है, ठीक है आप अपना अपना कैलकुलेटर में देख लीजिए। 207103 इसको डीएमएस क्लिक कर लेंगे तो तुरंत क्या होगा, एक राइट का चिन्ह लगा के आप डीएमएस जो डिग्री मिनट सेकंड में क्लिक करेंगे तो वो आपको अंश कला विकला में मान दे देगा। मतलब 24 अंश 12 कला 25 विकला आपके पास मान प्राप्त हो जाएगा। 24 अंश क्या है, वर्तमान 29 तारीख जिस दिन शिशु का जन्म हुआ है उस दिन का यह अयनांश है। ठीक है, इसको हम लोग नोट कर लेते हैं। ये जो अयनांश होता है वो सार्वभौमिक होता है। ये कोई पूरी कलकत्ता मुंबई व दिल्ली ये किसी स्थान के लिए पर्टिकुलर नहीं होता है। ये भिन्न भिन्न बिल्कुल चेंज नहीं होती है। अयनांश एक वर्ष के कितना चलता है ना, कुछ 58 विकला तक गति होती है। दैनिक गति जो है वो 9 परा 8 विपरा है। इसीलिए बहुत खूब गति कम होने के कारण
इसको सार्वभौमिक अयनांश कहा जाता है, क्योंकि पिछले कक्षा में हम लोग क्या समझे थे ना, गोल संधि जो है वो नाड़ी और क्रांति वृत्त की संपात। नाड़ी किसको मानते हैं ना, जो विषुवत रेखा है उसको नाड़ी वृत्त मानते हैं, और जो क्रांति जैसे पृथ्वी 23.5 डिग्री झुका हुआ है वह परम क्रांति के अनुसार एक क्रांति रेखा बनती है, जिसको हम लोग क्रांति वृत्त के रूप में विद्वान लोग क्रांति वृत्त के रूप में चिंतन करते हैं। उस क्रांति वृत्त नाड़ी वृत्त की संपात बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं ना, गोल संधि कहते हैं। वह गोल संधि सृष्टि आरंभ काल में जितना था, वर्तमान समय में उस गोल संधि का चलन को ही अयनांश कहा जाता है, इसलिए यह सार्वभौमिक होती है, कोई अलग प्रांत के हिसाब से अलग मान नहीं प्राप्त होता है। जैसे आप राशि उदयमान जो निकालते हैं, 12 राशियों की उदयमान, वो अलग अलग हो सकता है, लेकिन यह जो मान है ये कभी परिवर्तन नहीं होता है। तो हम लोगों को क्या क्या बिंदु चाहिए था, हम लोग डेट ऑफ बर्थ लिए थे 29/7/2024, और आपके टाइम ऑफ बर्थ कितना था, शाम के 19:18। 19:18 ये सायंकाल का है, ठीक है। और उसमें स्थान जो है वो क्या है ना, पूरी है, पूरी जन्म स्थान है। और उस दिन का सूर्योदय हम लोग कितना लिए हैं, पूरी का सूर्योदय 5:21। उसमें लग्न साधन करने के लिए प्रथम बिंदु क्या चाहिए, इष्टकाल। इष्टकाल हम लोग कितना निकाले थे, जन्म समय से सूर्योदय को घटा के 2.5 गुणा करने से हम लोगों को क्या प्राप्त होता है ना, इष्टकाल प्राप्त होता है। इष्टकाल कितना मिला था, कोई बता सकता है, 2 नंबर में 34, उसके बाद 52, 30, 52, 30, ठीक है। मतलब 34 घटी, 52 पल, 30 विपल। उसके बाद स्पष्ट सूर्य हमारे पास कितना प्राप्त हुआ था उस समय का, सूर्य जिस समय शिशु का जन्म हुआ था, 3 राशि कितना अंश, 12 अंश, 43 कला, 16 विकला, ये स्पष्ट सूर्य हम लोगों को प्राप्त हो गया था। और तृतीय में 12 राशियों की उदयमान भी लिखना है और अयनांश लिखना है। पहले अयनांश लिख देते हैं। अयनांश उस दिन का कितना है, एक बार सब लोग क्लियर नोट कर ले। अयनांश 24 अंश, कितना कला ना, 12 कला, कला कितना, 25 विकला, ठीक है। कितना विकला, 25 विकला है। ये हो गया अयनांश। उसके बाद हम लोगों को 12 राशियों की उदयमान चाहिए। चतुर्थ पॉइंट में मेषादि 12 राशियों की राशि उदयमान, स्वदेशीय राशि उदयमान जरूरत है। राशि उदयमान जो होता है अपने देश का भिन्न भिन्न प्राप्त होता है, को लोग कैसे निकालते हैं ना, पलभा से निकालते हैं। पलभा अपने स्थान का मेषा, सायन मेषा दो, सायन तुला दो, मध्यान्ह कालिक 12 अंगुल शंकु का छाई का जो मान है मध्यान्ह काल में, वह क्या होती है, पलभा होती है। जैसे हम लोग पुरी का पलभा कितना निकाले थे ना, 4 अंगुल 19 व्यंगुल का। तो उस पलभा से मेष राशि से लेके मीन राशि तक 6 राशि का उदयमान हो जाता है, तो उसको उल्टा देते हैं तो 12 राशियों का उदयमान हो जाता है। मेष वृष एक एक करके बोलते चले। मेष का कितना मान है, वृष का कितना मान है, मिथुना, कर्क, सिंह, कन्या, उन सभी का मान थोड़ा थोड़ा बोल दीजिए। आप लोग पिछले कक्षा में जो लोग उपस्थित थे, कोई नोट किया होगा, नोट नहीं किए हैं पिछले कक्षा में? कितना था मेष का, जो अच्छे से नोट किए हैं वो लोग बताएं। हरिओम। कोई एक,
नहीं, आप लोग नोट नहीं किए थे जब पढ़ाया गया था अंतिम में? नोट्स बनाते नहीं है? हम्म। वो लंकोदयमान है। लंकोदयमान में चरखंड को संस्कार करने से 12 राशियों की उदयमान प्राप्त होता है ना? हाँ, तो 12 राशियों की उदयमान कितना था वही पूछा। नहीं बता सकते हैं? मेष का 235, 264, 309। 337, 334 सिंह का। कन्या का 321। सही है। सही है। चलिए, धन्यवाद है। कोई तो। हाँ, 235, 264, 309, 337, 324। हाँ, 321 सही है। चलिए, धन्यवाद है। जो कोई भी हो, कोई नोट किए हैं। आप लोग कृपया, सभी लोग जो जुड़े हैं कक्षा में, उनसे आग्रह करता हूं ये सारा नोट्स बना ले, क्योंकि इस मूलभूत भूत बिंदु से ही हम लोग आगे जा सकते हैं। वीडियो देखने से भी हम लोगों को पता चल जाता है कितना आंसर प्राप्त होता है। उसको बाद में आप लोग वीडियो देख के भी नोट बना सकते हैं, लेकिन वर्तमान समय में क्या करें, इस बिंदुओं को नोट्स कर ले, क्योंकि ये चार बिंदु लग्न साधन के लिए हम हमारा क्या है, जरूरी है। लग्न साधन में पहले सोपान क्या है? जब हम लोग लग्न साधन करने लगते हैं, उसमें स्पष्ट जो सूर्य प्राप्त हुआ है वह निरयण सूर्य होता है। वो कौन सा सूर्य है? निरयण सूर्य है। निरयण सूर्य किसको कहा जाता है? ना जिसमें अयनांश जुड़ा नहीं है वह निरयण है। जो अयनांश से रहित है वह क्या है? निरयण है। उसमें अयनांश हम लोग जोड़ देंगे तो वो क्या हो जाएगा? ना सायन होगा। सायन ग्रह हमेशा हमको आकाश में दिखते हैं। सायन ग्रह कहाँ दिखते हैं? ना आकाश में दिखते हैं हमेशा। इस कारण से सभी आकाशीय ग्रह के गणित करने के लिए हम लोगों को ग्रह स्पष्ट में अयनांश जोड़ के उसको सायन बनाना पड़ता है। इसीलिए मैं क्या कहा था, जो पाश्चात्य पद्धति है वो सायन पद्धति है। पाश्चात्य देश में जिस पद्धति के द्वारा कुंडली का फलादेश किया जाता है वो सायन पद्धति है, लेकिन हमारे भारतीय परंपरा जो है वह निरयण पद्धति के फलादेश को स्वीकार करते हैं। जितने बृहत पाराशर होरा शास्त्र हो, अथवा जो भी आप लोग मुनियों की चर्चा करेंगे, वराहमिहिर आचार्य से लेके वैद्यनाथ झा तक, बा मंत्रेश्वर दैवज्ञ तक, जो जो दैवज्ञ, जो जो गणक फलित के ग्रंथ लिखे हैं वो सभी लोग निरयण पद्धति के कुंडली के फलादेश की पद्धति को लिखे हैं। इसलिए हम लोगों को निरयण पद्धति जरूरत है। निरयण ग्रह निकालने के लिए हम लोगों को पहले क्या करना पड़ेगा? सायन बनाना पड़ेगा हमेशा के लिए, क्योंकि आकाश में जाना पड़ेगा। इसीलिए पहले सोपान में स्पष्ट सूर्य में अयनांश को जोड़ा जाता है। स्पष्ट सूर्य प्लस अयनांश बराबर सायन सूर्य। ये गणित सामान्य गणित है, हम लोग कर सकते हैं। इसलिए ज्यादा कठिनाई है ऐसा नहीं समझना है जो लोग जुड़े हैं। स्पष्ट सूर्य कितना है? 3 राशि, 12 अंश, 43 कला और 16 विकला। इसमें अयनांश उसी दिन का 29 तारीख का अयनांश लिखा हुआ है।
अयनांश वार्षिक अयनांश भी ले सकते हैं, दैनिक अयनांश भी ले सकते हैं, क्योंकि ये विकलात्मक गति में परिवर्तन होने के कारण अयनांश दैनिक गति में बहुत ज्यादा परिवर्तन हमको दिखता नहीं है। इसलिए अयनांश भी जो ले रहे हैं उसको यहाँ लिख दीजिए। 24 अंश कितना है ना 12 कला, और विकला कितना है ना 25 विकला। ठीक है, यह हो गया स्पष्ट सूर्य और यह हो गया अयनांश। उसको हम लोग क्या करें, पहले जोड़ दें। सूत्र के अनुसार हम लोगों को चलना है। जब जोड़ेंगे 6 5 11, 2 3 1 4, यहाँ 3 2 5, 4 1 5, और 4 2 6, 2 1 3 हो जाएगी। यहाँ राशि 30 में से अधिक होने से एक राशि होती है, क्योंकि एक राशि में कितने अंश होते हैं ना 30 अंश होते हैं। उस कारण से यहाँ हम लोग क्या करेंगे, एक राशि अधिक होने के कारण इसमें राशि के संख्या में एक जोड़ के यहाँ 4 राशि लिख देंगे। तो सायन सूर्य हम लोगों को जो प्राप्त हुआ वो कितना प्राप्त हुआ ना 4 राशि, 6 अंश, 55 कला कला और 41 विकला। ये सायन सूर्य का मान है। इसी सायन सूर्य से ही भुक्त एवं भोग्य प्रकार से हम लोग क्या निकाल सकते हैं ना लग्न साधन कर सकते हैं। 2 प्रकार के लग्न साधन हो सकती है, एक भुक्त प्रकार के और दूसरा भोग्य प्रकार के। नेक्स्ट पेज में चलते हैं। यहां तक हो गया सबका, चले नेक्स्ट पेज में। चलिए, जब भुक्त भोग्य 2 प्रकार के लग्न साधन हम लोग कर सकते हैं। भुक्त क्या है, भोग्य क्या है? भुक्त जो है वो बीत चुका है, वह क्या है, भुक्त है। और भोग्य क्या है ना आगे जो भोगने वाला है, जो जितना बचा हुआ है उसको हम लोग भोग्य कहते हैं। एक राशि कितने अंश का होती है, सभी को पता होगा। एक राशि 30 अंश का है, एक राशि 30 अंश का है। तभी 30 अंश में से भुक्त घटाएंगे तो क्या हम लोगों को प्राप्त होगा ना भोग्य प्राप्त होगा। इसलिए हम लोग एक 2 भाग में बांट दें, एक भुक्त और दूसरा भोग्य प्रकार के लग्न साधन। ठीक है, अभी जो हमारे पास प्राप्त हुआ है ये सायन सूर्य का भुक्तांश है, क्योंकि हमेशा जो ग्रह स्पष्ट हम लोगों को प्राप्त होता है वह क्या प्राप्त होता है ना भुक्त प्राप्त होता है। कितना बीत चुका है, जन्म समय में जब शिशु का जन्म हुआ तब तक उस ग्रह का कितना बीत चुका था वह मान हमारे पास आके प्राप्त होता है। तो जन्म समय में निर्ण सूर्य 3 राशि 12 अंश 43 कला 16 विकला बीत चुका था। और सायन सूर्य कितना ना 4 राशि 6 अंश 45 कला 41 विकला बीत चुका है। इस प्रकार सभी ग्रहों का ग्रह स्पष्ट जो प्राप्त होता है वह क्या प्राप्त होता है ना भुक्तांश प्राप्त होता है। याद रह गया, क्या प्राप्त होता है, भुक्तांश प्राप्त होता है। तो उसको भोग्यांश में कैसे बदलेंगे, एक राशि कितने अंश का है ना 30 अंश का। 30 अंश में से भुक्तांश को घटा देने से हम लोगों को क्या प्राप्त होगा, 30 माइनस भुक्तांश बराबर क्या प्राप्त होगा, क्या प्राप्त होगा, लिख रहे हैं ना सब लोग, आज भी नहीं लिखेंगे, क्या प्राप्त होगा, भोग्यांश। ठीक है, जिसको याद है वो भी लिखे, जिसको याद नहीं है बिल्कुल बिल्कुल नए हैं वो भी इसको नोट करें। 30 अंश में से भुक्तांश घटाएंगे तो क्या प्राप्त होगा ना भोग्यांश प्राप्त होगा। अभी वर्तमान हम लोग 30 अंश में से घटाते हैं, 30 शून्य शून्य लिखेंगे। यहाँ अंशात्मक मान लेंगे, राशि को तो नहीं लेंगे, क्योंकि राशि तो हम लोगों को 4 राशि लिखा है। 4 राशि मतलब 4 भी भुक्त है, मतलब बीत चुका है। इसलिए अग्रिम राशि किस राशि में सायन सूर्य विद्यमान है ना सिंह राशि में, क्योंकि 4 राशि बीत चुका है, कर्क राशि बीत चुका है, भुक्त है। भोग्य वाला जो राशि है वो सिंह है। सिंह राशि का 6 अंश 55 कला 41 विकला। सिंह राशि का 6 अंश 55 कला 41 विकला को हम लोगों को क्या करना है ना घटाना है। तो घटा सकते हैं सब लोग। देखिए
अंश से कला में जाएगा मान, कला से विकला में चला जाएगा मान। पहले विकला में कितना हो जाएगा ना, 60 हो जाएगा। 60 में से 41 को घटाना है, सब लोग घटा सकते हैं। 60 में से 41 घटेगा तो कितना होगा, 10 में से 1 घटेगा 9, और 5 में से 1 घटेगा, 5 में से 4 घटेगा 19 हो जाएगी ना। उसके बाद यहां बचा कितना, क्योंकि 30 अंश में से पहले कला को जाएगा, एक अंश 60 कला का होती है, और कला से विकला में चला जाएगा, कितना आ जाएगा, यहाँ 60 आ जाएगा तो यहाँ कितना बच जाएगा, 59, 59 बच जाएगा। 59 में से 55 घटाना है, 59 में से 55 घटेगा तो कितना होगा ना, 4 बचेगा। यहाँ बचा 29, क्योंकि एक अंश तो चला गया है आगे, तो 29 में से 6 घटाना है, 29 में से 6 घटाएंगे तो कितना होगा, 23। तो 23 अंश 4 कला 19 विकला क्या हो गया ना, भोग्य हो गया। भुक्त था 6 अंश 55 कला 41 विकला, भोग्य कितना हो गया ना, 23 अंश 4 कला 19 विकला। समझ गए बात को, बड़ी। अभी वर्तमान समय में भुक्त प्रकार एवं भोग्य प्रकार, 2 प्रकार के लग्न साधन हम लोग कर सकते हैं। भुक्त प्रकारेण एवं भोग्य प्रकारेण लग्न साधनम, दोनों सूत्र में लिख रहा हूं। भुक्त कब होगा, भोग्य कब होगा, किसका जरूरत कब है, उसको भी समझेंगे, पहले देख लेते हैं। पहले भोग्यांश का लिखता हूं, क्योंकि हम लोगों को भोग्यांश प्राप्त हुआ, भुक्तांश भी प्राप्त हुआ। भोग्यांश इंटू राशियोदयमान बटे 30 माने भागे 30 इजिकल टू क्या प्राप्त होगा ना, भोग्य पल। ठीक है, भोग्यांश को राशियोदयमान में गुणा करके 30 में भाग देंगे तो हमारा क्या प्राप्त होगा, भोग्यफल। उसी प्रकार जो भुक्तांश होगा, भुक्तांश को राशियोदयमान में गुणा करके 30 में भाग देंगे तो क्या प्राप्त होगा, भुक्त फल प्राप्त होगा। दोनों विधि से कर सकते हैं। जब शिशु का जन्म सायंकाल में हो रही है, हम लोग दोनों विधि से लग्न साधन कर सकते हैं, क्योंकि सायंकाल के आसपास के हैं। कहाँ भुक्त प्रकार के करना है ना, रात्रि में यदि शिशु का जन्म हो तब भुक्त प्रकार के लग्न साधन किया जाता है। यदि दिवस में दिन में जन्म हो तभी भोग्य प्रकार से लग्न साधन किया जाता है। लेकिन हम यहाँ सूर्यास्त के आसपास के काल के जन्म होने के कारण दोनों विधि से हम लोग कर सकते हैं, उसमें कोई संशय नहीं है। चलिए वर्तमान आगे चित्र में समझाएंगे। अभी क्या केवल इतना नोट्स बनाइए, यदि शिशु का जन्म मध्य रात्रि के बाद हो तभी हम लोग भुक्त प्रकार से लग्न साधन करें तो सरलता होगी और सटीक होगी। यदि शिशु का जन्म दिवस में हो, दिन में जन्म हो, तभी हम लोग भोग्य प्रकार से लग्न साधन हम लोगों को करना चाहिए। दिवस में जन्म होने से भोग्य प्रकार में, रात्रि में जन्म होने से भुक्त प्रकार में लग्न साधन करना है। ये दोनों को नोट बनाइए। लेकिन चित्र में समझाएंगे तो थोड़ा सा अच्छा दिमाग में बैठेगा। अभी केवल उदाहरण कर लेते हैं, उसके बाद चित्र देखेंगे। थोड़ा खगोलीय ज्ञान बीच बीच में हम लोगों को होना चाहिए। खगोलीय ज्ञान होने से क्या होता है, हम लोग अपने दिमाग को दौड़ा सकते हैं, तर्क लगा सकते हैं। और तर्क लगाना ज्योतिष में सबसे ज्यादा जरूरी होती है, फलादेश के लिए भी और अपने दिमाग को खोलने के लिए भी। जितना दिमाग खुलेगा ना, उतना ज्योतिष में आप दौड़ेंगे।
और दिमाग दौड़ना चाहिए ज्योतिष में। कोई आके आपके पास बैठ गया, आप आंख मूंद के ध्यानस्थ होके उसका फलादेश कर लीजिए, वो सटीक बैठ जाएगा। हमेशा अपने इष्ट के स्मरण करना चाहिए। इष्ट देवता जो है उसको स्मरण करते हुए अपना अध्ययन, अध्यापन, फलादेश, प्रत्येक कार्य आपका जीवन का होना निश्चित है। क्योंकि इसीलिए हम लोग दैवज्ञ हैं। दैवज्ञ के लक्षण वास्तु सॉरी बृहत संहिता में बहुत अच्छे तरह बताया गया है। तो उस दैवज्ञ लक्षण को सत्य वचन बोलना, धर्म आचरण करना और हमेशा अध्ययन में निरत होना और ज्योतिष के अंग उपांग सभी विद्याओं को जानना, एक दैवज्ञ का लक्षण है। केवल हस्तरेखा सामुद्रिक लक्षण जान लिए फलादेश करने लगे, ये गलत है। आप सामुद्रिक लक्षण को भी देखिए, जन्म कुंडली को भी देखिए और उसके कपाल अंग लक्षण को भी देखिए और प्रश्न कुंडली का फलादेश आपको जानना चाहिए। मुहूर्त क्या कह रही है उस समय में, जिस समय में वो प्रश्न पूछने आया है, उसको भी जानने से सब बिंदुओं को एक साथ दिमाग में बैठाने के बाद आप फलादेश कीजिए, वो सटीक बैठेगा। जब जरूरत पड़ती है सुबह प्रातः काल में हम लोग अष्टक वर्ग की चर्चा करते हैं, अष्टक वर्ग के फलादेश पढ़ते हैं। उसमें एक जन्म कुंडली के फलादेश के लिए ग्रह योग, दशांतरदशा, गोचर, अष्टक वर्ग कुंडली, ग्रहों के बलाबल, इस सभी एक एक करके बिंदुओं को देखने के बाद हम लोग फलादेश करते हैं। वो जितना सटीक होगा, केवल जन्म कुंडली देख लिए और उसमें कितने सारे ग्रह योग है दशांतरदशा देख के तुरंत फटाफट बताने लगे, तो भी उसमें गलत हो सकता है। यदि शास्त्र के अधिकारी शास्त्र के प्रति रुचि नहीं रखेगा तो कौन रखेगा। चलिए, तो क्या है ना, भोग्य और भुक्त दोनों लिख लेते हैं। 6 अंश 55 कला 41 विकला, 23 अंश 4 कला 19 विकला। भुक्त कितना, 6 अंश 55 कला, बोल दीजिए, थोड़ा भूल गया मैं। 6 अंश 55 कला 41, 23 अंश 4 कला 19। 4 अंश कितना कला था, भूल जाता हूँ आज थोड़ा। 23 अंश, 23 4 19, 23 4 19, 23 अंश 4 कला 19 विकला। इसमें उसके बाद प्रश्न होता है कौन से राशि का उदयमान हम लोग ग्रहण करें यहाँ, क्योंकि अभी चिंतन कर रहे थे सायन सूर्य जिस राशि में होगा, कौन सा सूर्य ना, सायन सूर्य जिस राशि में होगा उसी राशि का उदयमान हम लोगों को लेना है। सायन सूर्य कौन सा था, क्योंकि यहाँ सायन सूर्य किस राशि में है, सिंह राशि में है। तो सिंह राशि के उदयमान कितना है, सिंह राशि के उदयमान कितना है 134। तो सिंह राशि का उदयमान हम लोगों को लेना है। ठीक है, दोनों तरफ 334 और 334, इसको गुणा करके 30 में भाग देना है। यहां दोनों में एक त्रैराशिक अनुपात है। क्या त्रैराशिक अनुपात है, पिछले कक्षा में भी हम लोग समझे थे। 3 राशियों के द्वारा जो चौथे राशि का मान हम लोग निकाले उसको त्रैराशिक अनुपात कहते हैं। 3 राशियों के द्वारा चौथे राशि को निकालना। अभी देखिए एक राशि में कितना अंश होता है ना, 30 अंश है। 30 अंश में सिंह राशि का उदयमान हम लोग ले रहे हैं। एक राशि में 30 अंश है, एक राशि में यदि इतने पलात्मक राशि उदयमान प्राप्त हो रहा है, इतने अंश में अभिष्ट भुक्तांश में कितना पलात्मक मान होगा, यहां उस सिंह राशि का भुक्त पल का मान हम लोगों को प्राप्त हो जाएगा। समझ रहे हैं बात को। इसी तरह यहां भी है, 30 अंश में यदि इतना राशि उदयमान है, भोग्यांश में कितना, ये क्या होगा ना, भोग्य फल प्राप्त होगा। दोनों में
वही 334 में गुणा करना है। चलिए इसमें स्लिप करके हम लोग पहले कैलकुलेटर को निकाल लेते हैं। कैलकुलेटर है यहाँ, कैलकुलेटर कैलकुलेटर निकाल लेते हैं। कैलकुलेटर में साइंटिफिक कैलकुलेटर चलाना है हम लोगों को। चलिए ऐसे करते हैं। क्या है ना, पहले 23 अंश डीएमएस को क्लिक करना है। 23 अंश कितने कला बोल सकते? 4 कला, विकला कितना है 19 विकला, वही डीएमएस को क्लिक कर रहा हूं और गुणा करना है किसमें ना 300 सिंह का उदयमान 334 और फिर से डीएमएस को क्लिक कर देना है और भाग चिन्ह देके किसमें भाग देना है ना 30 में और डीएमएस को क्लिक कर दीजिए यहाँ राइट और फिर से डीएमएस, आपको आंसर प्राप्त हो जाएगा। 256 पल 52 विपल 3 प्रतिविपल के रूप में प्राप्त हुआ, क्योंकि यहाँ 23 अंश था इसीलिए 23 अंश 30 अंश में से कुछ कम है, उस कारण से 234 के आसपास यहाँ मान प्राप्त हुआ। 256 पल 52 विपल प्राप्त हुआ 3 प्रतिपल। इसको पहले नोट कर लेते हैं, ठीक है। कितना प्राप्त हुआ 256 256 52 3, ये क्या हो गया ना, हमारे पास भोग्य फल प्राप्त हुआ। इस प्रकार भुक्त फल हम लोग निकाल सकते हैं। भुक्त फल केवल इतना ही डिलीट करने से हमारा हो जाएगा। कितना था भुक्त भुगतांश बोल दीजिए 6 अंश 55 कला 41 विकला, उसको 334 में गुणा करना है, 30 में भाग देना है, कितना प्राप्त हो गया 77 7 56। तो नोट कर लेते हैं 77 7 56, 77 7 56, ये हो गया क्या भुक्त फल। अभी क्या करना है ना, जो इष्टकाल प्राप्त हुआ है उस इष्टकाल में से भोग्य फल को भी घटाना है और भुक्त फल को भी घटा देना है। इष्टफल माइनस भोग्य फल माइनस अग्रिम राश्योदयमान। यहाँ क्या करना है, जब भोग्य प्रकार में कर रहे हैं अग्रिम राश्योदयमान बराबर शेष। थोड़ा जगह नहीं हुआ, लिख दिया हूं, आप नोटबुक में अच्छे से लिखिए। इसमें क्या करना है ना, इष्टफल माइनस भुक्तफल माइनस गत राशि उदयमान, वहां अग्रिम ले रहे थे, आगे वाला ले रहे थे, सिंह का उदयमान के बाद वाला कन्या तुला वृश्चिक, जहां तक घट जाए वहां तक हम लेंगे। यहाँ गत राशि सिंह के कर्क मिथुन, समझ रहे हैं बात को, कर्क मिथुन पीछे पीछे जाएंगे, यहाँ वहां आगे आगे जाएंगे, यहाँ क्या क्या करेंगे भुक्त में हम लोगों को पीछे पीछे चलना है क्योंकि ये भुक्त है, समझ गए। गत
राष्ट्रोदयमान। ये हमारे शास्त्र में जो शास्त्री के छात्र हैं, जो लोग लगभग आचार्य करते हैं अथवा प्राकशास्त्री अथवा शास्त्री, उन लोगों के कोर्स में एक जन्म कुंडली ग्रंथ, कुंडली विज्ञान करके जन्म कुंडली निर्माण का ग्रंथ कुंडली विज्ञान लगा हुआ है। कहीं कहीं जन्मपत्र दीपक प्राकशास्त्री में जन्म कुंडली निर्माण के लिए कुंडली विज्ञान, ताज का नीलकंठी, इस प्रकार ग्रंथ लगा हुआ है। उसमें ये सारे सूत्र बताए जाता है छात्रों को। ये शास्त्रीय विधि है। इसके बाद एक इंडियन एफिमेरिज का शॉर्टकट विधि भी हम लोग समझेंगे। थोड़ा सा इसको पता कर लेते हैं, उसके बाद देखेंगे। तो इष्टफल हमारा, इष्टकाल जितना है उसी का पलात्मक मान हम लोग क्या करेंगे ना, इष्टफल के रूप में परिणत करेंगे। यहाँ इष्टकाल कितना प्राप्त हुआ है ना, 34, 52, 30। 34, 52, 30 को हम पलात्मक बनाएंगे, क्योंकि ये घटी पल विपल में है। घट्यात्मक मान को पलात्मक करने के लिए एक घटी कितने पल का होता है? 60 पल का। याद रखना है, एक घटी कितने पल का है? 60 पल का है। इसीलिए जब हम पलात्मक बनाएंगे 34 को क्या करेंगे ना, 34 घटी 52 पल 30 विपल को पलात्मक करने के लिए 34 को 60 में गुणा करेंगे। 34 को 60 में गुणा करने से कितना हम लोगों को प्राप्त होगा? 34 6 का 6 चौका 24, 2 6 तिया 18, 2 20, 2040। उसमें हम लोग 52 को जोड़ देंगे, क्योंकि ये भी पल है ना। 52 को जोड़ेंगे तो 2 9 0 2, 2092 30, 2092 पल 30 भी पल। तो यहाँ भी 2092 पल 30 भी पल माइनस 77 7 56। यहां भी क्या करना पड़ेगा? 2092 30, उसमें से 256 52 3, इसको माइनस करना है। आप लोग सब कर सकते हैं। और इसके बाद अग्रिम आगे वाला इस तरफ जब करेंगे, सिंह के बाद कन्या तुला वृश्चिक को माइनस करना है। इसको घटाने के बाद इधर क्या करना है ना, गत राशियों को उदयमान को घटाना है। इस प्रकार कल तक आप लोग करके लाए। यदि किसी को पता होगा लग्न साधन करने की विधि, तभी वो पूरा गणित भी कर सकते हैं, क्योंकि लगभग हम लोग आसपास लग्न साधन के आसपास पहुंच गए हैं। यदि किसी के मन में कोई प्रश्न हो पूछे, नहीं तो कक्षा को ही विराम देंगे। थोड़ा सा चलिए, किसी के मन में कोई प्रश्न नहीं। प्रणाम प्रणाम। लोग आप लोग लिख लीजिए, आज के नोट्स बना लीजिए, प्रैक्टिस कर लें। क्या कह रहे हैं? नहीं नहीं, वाकई राशियों का नहीं निकालना है। मैं क्या कहा समझे नहीं आप? मैं घटा देता हूँ यहाँ। चलिए चलिए, मैं एक का बना देता हूँ। यहाँ 60 में से 3 घटेगा तो कितना होगा? इधर से उधार लेंगे, यहाँ 60 होगा, 60 में से 3 घटेगा तो ये कितना होगा? 57 होगा। यहाँ बचा 29, 29 में से 52 नहीं घट सकता है, उधार लेंगे तो यहाँ आएगी 60 प्लस 29 कितना आ जाएगी ना, 89 होगा। 89, 9 में से 2 घटेगी, 9 में से 2 घटेगा तो कितना होगा? 7। यहाँ 8 में से 5 घटेगी, 3। ठीक है। यहाँ बचा 1, 11 में से 6 घटेगा तो 5। यहाँ बचा 8, 8 में से 5 घटेगी तो 3। यहाँ बचा 10 में से 2 घटेगी तो 8। यहाँ 1। 1835, 37, 57।
जैसे हम लोग यहाँ सिंह राशि का उदयमान लिए थे, तो सिंह के बाद इधर अग्रिम राशि मतलब आगे वाला राशि लेना है। अग्रिम राशि क्या होता है ना, कन्या होता है। कन्या के बाद जो कन्या का मान है वही तुला का मान है, जो सिंह का मान है वह वृश्चिक का मान है, और जो कर्क का मान है वह धनु का मान है। इस प्रकार ये मकर, यह कुंभ और ये मीन। इस प्रकार उल्टा देने से 12 राशियों का उदयमान हो जाता है ना। तो सिंह के बाद कन्या का लेना है, मतलब 321 घटाना है। तो यहाँ जैसे 1835 हम लोगों को प्राप्त हुआ है, 321 पहले कन्या का घटा दे। कन्या का घटाएंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, 5 में 1 4, और 3 में 2 जाएगा 1, 8 में 3 घटेगा 5, यहाँ 15। फिर से कन्या के बाद भी घटेगा ना, कन्या के बाद तुला का घटेगा, तुला का घटाना है। जहां तक घट जाए, माइनस हो जाए, वहां तक आप एक एक करके माइनस करते चलिए। जहां नहीं घटे वहीं रोक दीजिए, वह शेष हो जाएगा। इस प्रकार यहाँ भी करना है। घटाने के बाद वो अग्रिम राशि आगे वाला राशि ले रहे थे, यहाँ पीछे वाला राशि लेंगे। समझ गए? थोड़ा सा दिमाग लगा के कल करके लाइए। मैं थोड़ा पढ़ा पढ़ा के थक गया हूँ कॉलेज से लेके, इसलिए कक्षा को ही विराम दे रहा हूँ। सारे राशियों का नहीं, जहां तक घट जाए वहां तक घटाना है, सारे राशि नहीं घटेंगे। हाँ, सारे राशि नहीं घटेंगे। हाँ, इसका रिकॉर्डिंग होती है, जन्म कुंडली निर्माण अष्टक वर्ग लगभग सभी कक्षा में पड़ जाती है इसका वीडियो। रिकॉर्डिंग बालारिष्ट में मिलेगा, अष्टक वर्ग कक्षा में मिलेगा, जन्म कुंडली निर्माण अंड ग्रह बल साधन में भी मिल जाएगा। जो कक्षा आप खरीदे होंगे उसमें प्राप्त हो जाएगा रिकॉर्डिंग। नहीं, फ्री है, लेकिन जो कक्षा पहले से लोग जुड़े हैं ना मेरे प्रज्ञा भारतम मोबाइल में, उन लोगों को वीडियो प्राप्त हो जाएगा। जो लोग आप फ्री में अभी गूगल में जुड़ रहे हैं, वो लोग केवल वीडियो नहीं देख सकते हैं, ऐसे डायरेक्ट पढ़ सकते हैं। अष्टक वर्ग में वीडियो आपको प्राप्त हो जाएगा, अष्टक वर्ग में देखिए अपलोड हो सकता है, हो जाएगा। इसके लिए भी अष्टक वर्ग में ये कक्षा ऑटोमेटिक अपलोड हो जाएगा। आप 2-3 कक्षा देखें, अष्टक वर्ग में नहीं मिलता है। नहीं, इसका भी मिल जाएगा उसी में, अष्टक वर्ग में ही। हाँ, उसमें सारा मिलेगा, सारा डिटेल्स मिलेगा। हाँ, इससे भी ज्यादा मिलेगा बहुत। क्या कह रहे हैं? नेट का नहीं है, वो बीएड प्रिपरेशन का है, नेट का अलग सा होगा। हाँ, होने होने वाला है, अभी नहीं, होने वाला है। वो अभी नेट का एग्जाम अगस्त महीना में होगी ना, अगस्त महीना के बाद। ठीक है। ठीक है, चलिए, धन्यवाद है सबको।